ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी है? डेफ़िनेटली मैम, ऐसा होता है। मेरा पहले जो करियर ऑप्शंस थे या मेरे पहले जो हमारे बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस था, वो ये नहीं था। हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आईं कि उसके बाद मेरा इस ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगा। तो अगर मैं कहूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी टू यू? मैम, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर दे, तो वो लाइफ की सबसे बड़ी रेमेडी वही होती है। लोग आज की डेट में अंधविश्वास के चक्कर में रेमेडीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अच्छी प्रिडिक्शन ही। हमारी लाइफ बहुत एडवांस हो गई है, न्यू टेक्नोलॉजीज़, एआई इंट्रोड्यूस हो गया है, और फिर भी हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं हुई है। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम रहते हैं, हर एक सुविधा हमें मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस ज़रूर क्रिएट होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप रुक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको कहीं ना कहीं किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। एक्सप्लोर किया है तो उसके सही मायने नहीं जाने हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इनको सिर्फ हम ऊपर ऊपर से एक प्रिडिक्शन के टूल को देखते हैं, एनर्जी बैलेंसिंग को देखते हैं, डायरेक्शन तोड़ फोड़ में देखते हैं, और साथ में देखते हैं नंबर्स का खेल। लेकिन एक्चुअली जो इनकी डिटेल्ड है, इनकी डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। और आज हम इन्हीं कंसेप्ट को लॉजिक से समझेंगे, ना कि अंधविश्वास से। और जो इसे आज समझाने हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं देवांश एस्ट्रो वास्तु से मिस्टर राहुल मोहन सर। तो चलिए सर से जानते हैं और समझते हैं इन ऑकल्ट साइंसेस के असली मीनिंग को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आप कितने सालों से इस प्रैक्टिसेस में हैं, कैसे जुड़े, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ऑकल्ट एक्सपर्ट से बात करी और सबसे ज़्यादा सबकी स्टोरी में ये रिलेटेबल लगा कि ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी है? डेफ़िनेटली मैम, ऐसा होता है। मेरा पहले जो करियर ऑप्शंस थे या मेरे पहले जो हमारे बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस था, वो ये नहीं था। हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई, घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि उसके बाद मेरा इस ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगा। अच्छा। हाँ जी। मेरी एक टाइम पे एक ऐसे हैबिट हो गई थी कि मैं हर सेकंड डे किसी नए एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनसे कंसल्ट करता था, उनके पास जाके अपने बारे में पूछना चाहता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, बुरा क्यों आ रहा है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों हो रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, लेकिन कहीं भी कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाता था। अच्छा। आंसर्स को घुमाने की ज़्यादा कोशिश करते थे कि आपका योग खराब चल रहा है, आपका एक ग्रह तो ऊंच का है लेकिन एक किसी और ग्रह की उसमें क्रूर दृष्टि आ चुकी है। मतलब आपको क्लियर आंसर कहीं से नहीं मिलता था। जी। तो फिर एक दिन मेरे को लगा कि मुझे शायद ये विद्या खुद ही सीखनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा थक्के खाए, 3-4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पास गया जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। वहाँ पे 2-3 साल अपने ख़राब करे। ख़राब एज इन इसलिए करे बिकॉज वहाँ पे सब थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन कोई नहीं सिखा पाता। फिर इवेंचुअली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को मेरे गुरु मिले, श्री उमंग तनेजा जी, जिनके अंडर गाइडेंस में मैं आया। उन्होंने मेरे को पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाई, फिर हमने उनके साथ न्यूमरोलॉजी करी, वास्तु करी, पामिस्ट्री करी, और आज मेरे को 14-15 ईयर्स हो गए हैं कि मैं कमर्शियली सब लोगों को, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हूँ। तो मतलब इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या लगा कि जहाँ मैं जा रहा था, जिन एस्ट्रोलॉजर से मिल रहा था अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज वो फुलफिलमेंट हुई है? तो क्या आपको ये चीज़ें फील हुई या आपने एक्सप्लोर किया? बिल्कुल हुई है। यही तो डिफरेंस है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं जो प्रिडिक्शन की टाइमिंग्स को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। ओके। आप अगर मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर आए हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो आपको ये नहीं सुनना कि ये ग्रह की महादशा चल रही है, उसकी अंतर्दशा चल रही है, उसके अंदर उसकी दृष्टि है, वह ऊंच का। आपको एक सिंपल आंसर चाहिए। आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है,
आपको जॉब लगनी है तो कब लगनी है, जून में लगनी है, जुलाई में लगनी है, 6 महीने के बाद लगनी है, 1 साल में लगनी है। आपका आंसर बड़ा सिंपल है, बिल्कुल। आपको सिंपल आंसर चाहिए, वो नाडी में मिल जाता है। एक्यूरेट मंथ के हिसाब से, डेट के साथ हम आपको आंसर दे सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, कि आपका वीज़ा कब लगेगा, आप ट्रैवल कब करोगे, आपकी शादी होगी, इंटरकास्ट होगी, लव मैरिज होगी, आपसे एज में वो कितने बड़े होंगे, सब बता देंगे हम। तो सर सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी पे ही चलती हूँ। तो अगर मैं कहूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी टू यू? मैम, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर दे तो वो लाइफ की सबसे बड़ी रेमेडी वही होती है। अच्छा। लोग आज की डेट में अंधविश्वास के चक्कर में रेमेडीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अच्छी प्रिडिक्शन ही एक रेमेडी है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान मेरे पास आके मुझसे पूछता है कि मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ अपने बिजनेस में लगाना है और उसका वक्त ख़राब है, और अगर उसमें मैं मना कर दूं कि 2 साल आप मत करो ये काम, तो ये रेमेडी तो हुई, उसके पैसे बच गए, जी। यही तो रेमेडी हुई। तो अगर आप एक अच्छी प्रिडिक्शन, एक अच्छी गाइडेंस किसी पर्सन को देंगे तो वही एक रेमेडी होती है। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपको एक्सप्लॉइट ना करे, वो मिल जाए आपको। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या कहते हैं ना कि बच्चों के लिए पेरेंट्स जाया करते हैं, तो इसकी महादशा चल रही है, उसका मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, और बहुत सारी चीज़ें बोल कर वो डरा देते हैं, स्पेशली शनि राहु केतु। जी। तो ये एक ऐसा फोबिया इंसानों के अंदर डला हुआ है, हमारे ऑडियंस भी इससे कनेक्ट करेंगे कि इन फोबिया से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। मैम, कुछ लोगों की दुकान चल रही है डर से, जब तक उनको ऐसा लगता है, जब तक वो डराएंगे नहीं उनके पास लोग आएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मांगलिक, मंगल 12 घरों में से 6 घरों में मांगलिक होता है, तो अच्छा। प्रोबेबिलिटी उसकी 50% होगी पॉपुलेशन की, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मांगलिक। ओके। तो फिर मतलब इसमें आप क्या करोगे, है ना? फिर तो, या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वहम है तो आप मांगलिक से ही शादी करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी। लेकिन प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी बढ़ जाती है, 12 हाउसेज में से 6 घर में अगर मांगलिक है, मांगल है, तो फिर तो कोई प्रिडिक्शन नहीं हुई है, जी। है ना? ऐसी कालसर्प योग का होता है, 12 घरों में से 12 भावों में अलग 12 नाम दे दिए कालसर्प योग के, खाली डराने के लिए। तो सर ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी को सिर्फ नंबर्स का गेम देखा गया है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे मूलांक हो, भाग्यांक हो, या फिर अकाउंट नंबर, हमारा व्हीकल नंबर, हमारे नेम नंबर तक हमारी आजकल नोटिस किए जाते हैं, उसको चेंजेस किए जाते हैं, मोबाइल नंबर भी उसमें इंक्लूड आ जाता है। तो आपके लिए आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं और कैसे इसको सिंप्लीफिकेशन से आप हमें समझाएंगे? मैम देखिए, न्यूमरोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ऑकल्ट साइंस का पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ओनली प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन का वो नहीं है, मतलब एक सिंगल आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको उसके साथ एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही चाहिए होगी, इसलिए बिकॉज एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी तो एक जैसे नहीं हो सकती, सबकी किस्मत एक जैसे नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली। तो हमको उसके साथ नाडी एस्ट्रोलॉजी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी एक आदमी की पर्सनैलिटी, उसका नेचर, उसके हैबिट्स की, वो एग्रेसिव है, इमोशनल है, कुछ लोगों को ड्रामा पसंद होता है, कुछ लोगों को अट्रैक्शन चाहिए होती है, कुछ लोगों को फैशन होता है, कुछ लोगों को दिखाना होता है, बहुत चीज़ें होते हैं ना, शो ऑफ के होते हैं। वो सब चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी से बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि उसका पर्सनैलिटी बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं। अगर हमें प्रिडिक्ट करना है कि वो आदमी कैसा है, तो हम बहुत जल्दी उसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पकड़ लेते हैं। तो सिर्फ पर्सनालिटी देखना या फिर उसको जजमेंट करना ही न्यूमरोलॉजी है, या न्यूमरोलॉजी में हम और डीप स्टडी भी कर सकते हैं? मैम, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी महादशा अंतरदशा चलती है, अच्छा। विच इज़ इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट एज टू एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हमको उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 7.5 होती है, उसके अंदर भी राहु और मंगल का अंगारक योग हम माना जाता है, उसके अंदर ही महादशा अंतरदशा चलती है। लेकिन खाली उसके साथ नहीं, उसके साथ हमको और साइंसेस जोड़नी पड़ती हैं, उसके अंदर थोड़ी हमें पामिस्ट्री जोड़नी पड़ती है, थोड़ी सी अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा चल रही है तो फिर वास्तु भी चेक करना पड़ता है, खाली न्यूमरोलॉजी से नहीं होता है। तो मतलब सारी ऑकल्ट साइंसेस आपके अकॉर्डिंगली ये सब इंटरकनेक्टेड है? इंटरकनेक्टेड है, और थोड़ा उन सबको मिक्स करना ज़रूरी होता है। ओके। एक सिंगल हम किसी भी साइंस से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो सर अब हम बात करते हैं वास्तु की। तो वास्तु सिर्फ तोड़फोड़ और डायरेक्शन का, जैसे कहते हैं ना, ये सामान उठा के इस डायरेक्शन में रख दो, बस इसी तक लिमिटेड लोगों ने रखा है। तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु है क्या? मैम, आजकल तो फ्लैट्स बन गए हैं, तो वास्तु तो
कंप्लीट करेक्टेड वास्तु तो हो ही नहीं सकता, वो तो आपको फिर अपना खुद का प्लॉट लेना होगा, फिर खुद बनाना होगा, अच्छा। है ना। नेचुरली मतलब अगर आपको ब्रह्मस्थान भी ठीक चाहिए, नॉर्थ ईस्ट भी आपको अच्छा चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ में हमारा बिजनेस का या हमारा लॉकर होना चाहिए, वो सब आज की डेट में फ्लैट्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्लैट्स में तो हम खाली क्या कर सकते हैं, एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। जो बेडरूम्स जिसके लिए केपेबल है, अगर कोई कपल है तो उसको हम साउथ वेस्ट दे देंगे, बच्चे हैं तो उनको नॉर्थ ईस्ट दे देंगे, नॉर्थ दे देंगे, ईस्ट दे देंगे, गेस्ट रूम है वो नॉर्थ वेस्ट में दे देंगे। तो हम ऐसे करके इनको इंटरचेंज करके उनकी एनर्जीज़ को हम बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आजकल मॉडर्न अपार्टमेंट्स या मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, हम इन पे जो ट्रेडिशनल वास्तु के टेक्निक्स हैं वो इतना पॉसिबली काम नहीं नहीं करते। कर सकते ना मैम, बिकॉज आप एक ही फ्लोर पे आप देखिए जब फ्लैट्स बनते हैं, कितने फ्लैट्स होते हैं, 7-8 फ्लैट्स हैं, कोई राउंड होंगे, कोई ओवल होंगे, तो उसको हम कंप्लीट वास्तु करेक्शन तो हो ही नहीं सकता है ना। वो Okay. होते हैं ना हम कर सकते हैं। हम खाली एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, कुछ वैदिक रेमेडीज कर सके उनको 50-60% तक बैलेंस कर सकते हैं। तो सर हम सबसे ज़्यादा वास्तु में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की बात होती है, मंदिर की बात होती है, किचन की बात होती है, और सबसे ज़्यादा बड़ा दोष कहा जाता है टॉयलेट्स का। तो क्या इनकी भी कोई रेमेडीज होती हैं? मैम रेमेडीज तो बहुत होती है, आंसर ये है कि इफेक्टिव होती है नहीं होती है ना। हमारा प्रेफरेबली जब हम कोई मकान लेते हैं तो हमको खाली इतना देखना है कि हमारा कोई एक टॉयलेट एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ना आए या साउथ वेस्ट में ना आए। ओके। बेसिकली हमारे को ये अगर होता है तो हमको वो फ्लैट छोड़ देना चाहिए। खासकर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो हमको नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो वास्तुदेव होते हैं उनका जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। ओके। तो घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनको ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ब्रेन से लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है, मेमोरी की प्रॉब्लम, गलत डिसीजंस लेना, बिजनेस में गलत डिसीजंस लेना, बच्चे घर से पढ़ के तो जाएंगे लेकिन पेपर में जाके आंसर नहीं दे पाएंगे। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को मेजरली बेसिकली हम अवॉइड करते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं कि एक एक एस्पेक्ट की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास कौन कौन सी आती हैं? मैम हर इंसान की लाइफ में हर टाइप की प्रॉब्लम चल रही है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी के बच्चे तंग कर रहे हैं या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोगों को बाहर जाके रहना है, यूएस में जाके रहना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहना, उनका वीज़ा नहीं लग रहा। जी। हर टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आती है। और लेकिन मैम एक बात है, हमारे पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स है कि हम एक्चुअली में एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके आपको कम से कम ये तो बता सकते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो अब अगर हम एक एक एस्पेक्ट्स को लेते हैं तो तीनों तरीके से अगर हम उसे समझना चाहें तो आप उसे कैसे समझाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, किसी की लाइफ में पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, मनमुटाव हैं, दोनों की कहीं ना कहीं म्यूचुअल बाउंडिंग नहीं बन पा रही, तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी इनके अलग अलग सोल्यूशन कैसे देता है? एस्ट्रोलॉजी में तो हम ये बता देंगे कि बेसिकली देखिए दो टाइप की रिलेशनशिप आएंगे, या तो लव रिलेशनशिप आएगा या मैरिड आएगा। लव तो साथ रहता नहीं है जी। कपल्स, तो उनका वास्तु तो हम देखेंगे नहीं, उनको तो हम खाली न्यूमरोलॉजी देखेंगे और एस्ट्रोलॉजी देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हम इनको एक्चुअली में हमारा उससे बड़ा ब्लंट आंसर होता है कि अच्छा। आपका ब्रेकअप होने वाला है या नहीं होने वाला है, या आपकी इनसे शादी होगी या नहीं होगी। लेकिन हम कह नहीं पाते, हमको थोड़ा सेटल होकर समझाना पड़ता है, कपल्स को थोड़ा काउंसलिंग करना पड़ता है। और मैम बेसिकली ना हर एस्ट्रोलॉजर बेसिकली रेमेडीज़ देना चाहता है, लेकिन हमारा एज अ एस्ट्रोलॉजर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की काउंसलिंग भी करें। अगर कोई हमारे पास आया तो एक्चुअली में परेशान होगा, उसका माइंड भरा हुआ होगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और शायद 4-5 जगह से निराश होकर हमारे पास आया होगा, एक उम्मीद में आया होगा। हमारा काम खाली ये नहीं है कि उनको महंगे महंगे जेमस्टोन्स देना या महंगी महंगी रेमेडीज़ पूजा उनको रिकमेंड करना है। हमारा सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ एज अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ये होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करें, उन लोगों को समझाएं, उनको सही गाइडेंस दें कि उनकी लाइफ में एक्चुअली में आगे क्या होगा। और जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात होती है उसके लिए फिर हमको वास्तु का भी सहारा लेना पड़ता है कि उनके बेडरूम के पोजीशंस क्या हैं, वो गलत बेडरूम में तो नहीं है। और आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जी। है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ रह रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनके ऊपर पूरा करियर का एक प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। और वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम ये होती है कि टाइमिंग्स कुछ नहीं होती है, आप कभी भी लॉग इन कर लेते हैं, कभी भी आप
को मतलब ऑफिस से कॉल आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आनी आजकल शुरू हो गई कि लोग बेडरूम से काम करना शुरू कर दिया है। अब हम वास्तव में एक बारी तो ये बोलते हैं कि बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन वहीं पे बैठ के फिर कपल्स बेड के ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं, और काम का हमारा जो स्पेस होता है वो नॉर्थ का होता है। हमें नॉर्थ को फेस करना है, ईस्ट को फेस करना है, एक अच्छी टेबल पे, साफ़ सुथरी टेबल पे बैठना है। और लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, लैपटॉप खोला, बेड पे बैठे और काम करना शुरू कर दिया। तो वो सारा चीज़ें मिक्स होने के बाद फिर उनकी मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ना वो करियर पे ध्यान दे पाते हैं ढंग से, ना वो मैरिड लाइफ पे ध्यान दे पाते हैं। तो सर अब आपने करियर का टॉपिक छेड़ा ही है, तो करियर में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों की इतनी इनकम है, उससे ज़्यादा उनके खर्चे हैं, राइट। कोई सेविंग नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूं आज के टाइम में 90% ऐसे हैं जो अपना अर्निंग कर रहे हैं और उसी से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनके पास कोई सेविंग नाम से कुछ भी नहीं है। तो अगर उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी हो, बढ़ानी हो, तो क्या एस्ट्रोलॉजी उन्हें गाइडेंस देती है? और अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से जाने तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो हमारी फाइनेंशियल को और स्ट्रांग बनाती है? मैम वास्तु तो बेसिकली हमारे सारे 5 तत्वों को बैलेंस करने का एक पूरा सिस्टम है जी। हमारा। जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको बैलेंस अगर कर लें घर में डेली बेसिस में, डेली बेसिस का मतलब हम क्लटर फ्री घर को रखें, घर को साफ रखें, सुबह उठ के पूजा पाठ करें, सूर्य को जल दें, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में एक अच्छा माहौल रहे, तो वास्तु अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों में बैलेंस हो जाता है। ओके। अब जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात आती है मैम, वो एक कुंडली चल रही होती है, किसी का अच्छा वक्त चल रहा होता है, किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है। अगर वो एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली के एनालिसिस करवा के जो उसको एस्ट्रोलॉजर गाइड कर रहा है वो करे, और साथ में रेमेडीज़ भी करे, जेन्युइन रेमेडीज़ करे, मंत्र करे, पूजा करे, दान पुण्य करे, तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो सर अभी आपने कहा मंत्र करे, जाप करे, पूजा पाठ करे, तो क्या एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़, ये सब करना, किसी को दान देना, ये प्लैनेट्स को सच में स्ट्रांग बनाती हैं? मैम इसका कोई हमारे पास वो तो है नहीं, सबूत या कोई हमारे पास वो तो है नहीं, लेकिन कम से कम आपको अच्छा फील गुड फैक्टर तो होता है। अगर आप खुद देखिए, अगर आप किसी गरीब के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको एक अच्छा लगता है। अगर मैं आपको आज बोलूँ आप पानी बांटिए या किसी को दान करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ लाइफ मतलब लोगों के लिए, अब जो नीचे स्तर के लोग हैं मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। जब हम मंत्र करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमारे इनर बिलीफ, हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके। तो हम ये नहीं कहते कि आपका डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसको फेस करने के लिए आपके पास एक शक्ति तो होगी, स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा। क्या पता आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी एक जॉब में फंसा हुआ है, वहाँ पे वो जॉब कर नहीं पा रहा, अब उसके पास 2 कंपनी से ऑफर लेटर आ चुके हैं, अब उसको ये भी नहीं पता उसको कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना है। जी। दोनों अच्छे हैं, दोनों के पैकेज अच्छे हैं, अब वो कंफ्यूज हो गया। तो कम से कम उसको ये मेंटल क्लैरिटी तो मिलेगी उसको क्या करना है, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या करना है, या उसको जॉब छोड़ के बिजनेस करना है। ओके। तो इस चीज़ में अगर आप अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, उसको अच्छी तरीके से काउंसिल करते हैं, ढंग की रेमेडीज़ देते हैं जो उसके फ़ायदे की, तो ज़रूर काम करता है। ओके। आजकल एस्ट्रोलॉजी कहें या फिर ज्योतिषी कहें, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स राहु, शनि और केतु को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या कह लीजिए डरा रहे हैं। तो आप इन 3 प्लैनेट्स को देख के क्या कहते हैं कि ये, इनको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और हमारी लाइफ में इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल भी हो सकते हैं पॉजिटिव एरा में? मैम देखिए, डरना तो चाहिए, क्योंकि अच्छा। हाँ जी, डरना तो चाहिए, बिकॉज शनि, राहु, केतु है तो क्रूर ग्रह, बैड प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। और जब इनकी दशा आती है या अंतरदशा आती है, और वो अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव दशा या अंतरदशा है, तो फिर आप काफ़ी परेशान होते हैं। ओके। हाँ, आदमी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रगल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शनि से अफेक्टेड है तो आपके हर काम बहुत ज़्यादा डिले होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, आप लोगों के से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, आपकी पेमेंट आनी है वो आएगी ही नहीं। राहु क्या होता है, सडन लॉसेस होता है। आप जा रहे हो कहीं पे, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी पूरी ख़त्म हो गया, बीमार पड़ रहे हो, हार्ट अटैक हो गया, जो सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ के नेगेटिव। अगर आपका राहु नेगेटिव है तो मैं भी इस माध्यम से आपको डराना नहीं चाहूँगा, लेकिन यह है कि अगर ये ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है और वो नेगेटिव है आपके कुंडली में, तो आप ज़रूर परेशान होंगे। तो इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? मैम पॉजिटिव तो नहीं किया जा सकता, पूजा पाठ करिए और बच के रहिए। ओके। रेमेडीज़ होती हैं, रेमेडीज़ 50% ज़रूर काम करती है, बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड मैजिक। जी।
और राहु की दान करिए, केतु का दान करिए, शनि की चीज़ों का दान करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्र करिए, यही होता है मैम। आप इसको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, इवेंचुअली आपको भगवान की पूजा ही करनी होगी। ओके, मतलब आप उसके इम्पैक्ट को कम कर कम सकते कर हैं सकते बट हैं, ख़त्म नहीं कर ख़त्म सकते। नहीं कर सकते मैम। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी सर्जरी होनी है तो सर्जरी होगी, मैं आपको एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगवा दूंगा कि आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन वो इवेंट कैंसिल नहीं कर सकता मैं। ओके। इवेंट कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, हमारे किसी के अंदर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इवेंट आप कैंसिल कर दे। वो आपको गाइड कर सकता है कि आगे आपके साथ इतना बुरा होने वाला है, तैयार रहो, संभल के रहो। तो सर न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, तो ऐसा क्यों है, क्या दिखाता है ये? मैम मूलांक और भाग्यांक में खाली ये डिफरेंस है कि मूलांक जिस डेट ऑफ बर्थ होता है, जिस दिन आप पैदा हुए, वो मूलांक होता है, और आपके जो टोटल सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका भाग्यांक होता है। जी। अब ये एक्टिवेटेड कैसे रहता है आपको मैं वो भी समझाता हूँ। मूलांक बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी होता है जो आप अंदर से हो, ओके। ठीक है, और भाग्यांक आपके साथ वो होता है जब आप 30 ईयर्स के बाद जो आपके साथ ज़िंदगी में होगा, वो फिर वो भाग्यांक हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ओके। भाग्यांक एक्टिवेट होने के दो तरीके होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, या तो आपकी मैरिज हो जाए, या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जब लाइफ में हो जाएंगे, जब अपने आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, जब आपके ही प्रॉफिट है, आपके ही लॉसेस है, तो आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो गया है। फिर ओके। आपका भाग्यांक के नंबर से ही हम हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कोई नया मोबाइल नंबर लिया, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लो, बुरा क्या है? पुराना जो नंबर आपका 15-20 साल से चल रहा है उसको रख लो, लेकिन साथ में एक नया नंबर ले लो, उसमें बुरा भी कुछ नहीं है, इसमें कोई वहम नहीं है, लेकिन करके देख लो, क्या पता सूट कर जाए। प्रॉब्लम क्या है? जी। आजकल लोग ना नाम के आगे अल्फ़ाबेट्स में AA, अलग अलग वर्ड्स के कर रहे हैं, तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया है? ये सिर्फ ट्रेंड है? मैम ट्रेंड तो इसलिए हो गया है बिकॉज अब आजकल कमर्शियली सब ये बात बोलने लगे हैं। नेम चेंज तो शुरू से लोग करते ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। अगर आपका नेम का टोटल आपके भाग्यांक या मूलांक के ऑपोजिट नंबर है, अच्छा। जैसे आपका जो नेम है वो 8 नंबर पर आ रहा है और आपका भाग्यांक या मूलांक 1 है या 2 है, तो चेंज कर लीजिए उसको, एंटी नंबर्स मत रखिए अपने, उसका टोटल आप या तो मूलांक पे ले आइए या भाग्यांक पे ले आइए। हमारे वैदिक ग्रिड में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो मिसिंग नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव होते हैं जो हमको नहीं मिलते, जी। तो अगर हम उसके भी ले आएंगे अपने नाम को तो भी हमारा नाम पॉजिटिव हो जाता है। कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हो और वो आपका नाम चेंज कर दे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको एक मेंटल बूस्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। और बुरा क्या है, जब तक आपको कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट एक फेक प्रॉमिस ना करे कि आपकी नाम बदलने से किस्मत बदल जाएगी, जब तक करिए, क्या दिक्कत है? लाइफ में हर इंसान को नेम और फेम ही चाहिए होता है, तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो और वास्तु, ये तीनों मिलकर क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस देते हैं इंसान को, या क्या ऐसी चीज़ें नोटिसेबल हैं जो एक हाई प्रोफाइल मल्टी मिलियनेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज टू या आपने देखी हैं? मैम देखिए, हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लैनेट होता है, फिर नक्षत्र होता है, फिर सब लॉर्ड होता है, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसमें कुछ हमारे हाउसेस को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2, 6, 7, 10, 11, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, चाहे कोई भी प्लैनेट चल रहा हो। ओके। अगर किसी भी नौ ग्रह में ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं तो उसका वक्त ठीक चलेगा, अगर उसकी माथा चल रही है। अब हम इसमें न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आपके पास एक है, सिंगल 1, सिंगल 6, सिंगल 5, तो आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। अच्छा। आपको सक्सेस मिलेगा, नेम और फेम मिलेगा, आप पब्लिक फिगर बनोगे। और शॉर्टकट वाली चीज़ें जो चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया में, ट्रेंड्स और रील्स में, उसमें 6 और 2 भी चल जाता है। तो सर जैसे आजकल हम न्यूमरोलॉजी की ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो 888, 222 या 22, इनका क्या लॉजिक है? आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है ना। ये नेगेटिव माने जाते हैं। कोई भी नंबर अगर ज़्यादा रिपीटेड है तो वो नेगेटिव ही माना जाएगा, पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। ओके। हर नंबर अगर सिंगल है तो बेस्ट है। तो सर अगर हम बात करें अब इसी पर्सपेक्टिव से वास्तु की, तो कौन से ऐसे जोन्स हैं जिन पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर नहीं होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, ओवरहेड टैंक्स, टैंकियाँ जो ऊपर होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ओके। साउथ वेस्ट में नॉर्मली मंदिर लोग बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों का रूम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों का रूम साउथ वेस्ट में होगा, साउथ के डायरेक्शन में होगा, तो वो पेरेंट्स को डोमिनेट करेंगे। अच्छा। हाँ, वो अपनी बातें मनवाएंगे, ज़बरदस्ती मनवाएंगे। जैसे आजकल बच्चे होते हैं ना, हमें आईफोन चाहिए, ये चाहिए, महंगा चीज़ चाहिए, तो वो पेरेंट्स को डोमिनेट करेंगे। ओके। तो अगर हम हर डायरेक्शन को ढंग से बैलेंस करके
हर जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए और बच्चे हो गए, अगर उनको हम उसके अकॉर्डिंगली रूम्स दें तो वास्तु कोई इतना बड़ा डराने का माध्यम नहीं है अगर हम उसको बैलेंस कर लें तो। ओके, तो आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे छोटी सी चेंज में, छोटे से शिफ्ट में इन आपने अपने क्लाइंट्स की ड्रास्टिक चेंजेस भी देखे हैं, लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया मैं है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये एक मेरी खुद की स्टडी है। हमारे वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को गेस्ट रूम बोला जाता है। अच्छा। तो गेस्ट रूम का मतलब कोई आया है हमारे घर पे तो 4-5 दिन आए और चला जाए, है ना। तो जब मैं उनके किसी अपने क्लाइंट के घर पे गया तो उनके पेरेंट्स काफ़ी बीमार चल रहे थे और उन्होंने ये बताया कि बहुत जब से हम शिफ्ट हुए जब से वो बीमार ही चल रहे हैं, कुछ ना ओके। कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सा चल रही है। और उनके अंदर एक फेयर था कि इनकी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है, बीमारियां इनको बहुत जल्दी पकड़ रही है। तो जब मैंने जाके सेंटर में जाके उनका देखा और डायरेक्शन देखा तो उनके पेरेंट्स को नॉर्थ वेस्ट का रूम दिया हुआ था। ओके। अब नॉर्थ वेस्ट का रूम है गेस्ट रूम, गेस्ट रूम को हम चाहते हैं कि जो उस रूम में रहेगा वो जाए, तो वो पेरेंट्स को दे रखा था। तो उसको मैंने खाली इंटरचेंज करा दिया। उनकी एक मैरिजेबल डॉटर थी जिनकी शादी की उम्र थी, उनको नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दिया और उनकी पेरेंट्स को नॉर्थ ईस्ट का रूम दे दिया। खाली इतना करने से ही 3-4 महीने के अंदर उनकी पेरेंट्स की जो एज के हिसाब से जो बीमारियां थी स्टेबल हो गई, ओके। जहाँ पर थी वहाँ पर रुक गई, स्टेबल हो गई। और डॉक्टर की भी 6-8 महीने में मैरिज हो गई। मतलब एक छोटा सा शिफ्ट इंसान की लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। अब इसमें ही ना सर मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, हम घर में पेंटिंग्स लेके आते हैं, वाटरफॉल की पेंटिंग्स हो गई या स्टैचूज़ ले आते हैं, तो क्या इनकी प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? मैम एक तो ना हम ज़्यादा भगवान की फ़ोटोज़ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमें क्यों रखनी है, मतलब है ना, हम मंदिर में एक हमने डेडिकेटेड स्पेस रखा हुआ है, उसको हम भगवान की स्पेस दे देते हैं। जी। लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा सामान ले आते हैं, भगवान की फ़ोटोज़ मूर्ति ले आते हैं, फिर उसको बेडरूम में भी रखते हैं, है ना, फिर बच्चों के रूम में भी रखते हैं। वो पूरा घर ऐसा हो जाता है कि भगवान की फ़ोटोज़ से या आर्टिफैक्ट से भरा होता है। लेकिन मेजरली हमको जो ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि सिंगल पर्सन की फ़ोटो नहीं हो, मतलब सिंगल पर्सन मतलब सिंगल लेडी की फ़ोटो घर पे ना हो, सिंगल जेंट्स की फ़ोटो घर पे ना हो। कपल्स की फ़ोटो अगर हम घर पे लगाएं तो एक हार्मनी रहती है। राधा अच्छा। कृष्ण की फ़ोटो लगाएं, शिव पार्वती की फ़ोटो कॉमन एरियाज़ में लगाएं, ड्राइंग रूम में लगाएं, अच्छा रहता है। ओके। वाटर के जितने भी हमारी चीज़ें हैं, एक्वेरियम हो गया, फाउंटेन हो गया, ये सब हम साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में ना लगाएं। ये अग्नि जोन होता है, अर्थ जोन होता है, इसमें हम ना लगाएं। तो सर फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी या हम कहें फैक्ट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, आप इसे कैसे समझाएंगे? मैम मेरे हिसाब से तो फैक्ट बेस्ड चलना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट की कुंडली जो आपको दिखा रही है, एस्ट्रोलॉजर को उसको वैसे ही बताना चाहिए। अगर उसकी टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है या हेल्थ इश्यूज़, तो उसको थोड़ा सटल वे में थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन किसी को डराना नहीं चाहिए। तो सर रेमेडीज़ का एक्चुअल पर्पस क्या है, क्यों की जाती है, और एक्चुअली ये रेमेडीज़ हर जगह करनी चाहिए भी या नहीं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी रेमेडीज़ हैं, तो क्या एक रेमेडी सबको सूट करेगी? मैम देखिए, एक रेमेडी सबको तो सूट नहीं कर सकती। मेरे को अगर मैंने पन्ना पहना हुआ है तो ज़रूरी नहीं आपको सूट करेगा। मेरा बुध अच्छा है, आपका बुध अच्छा नहीं हो सकता। लोग इसको कॉमनली बोल देते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है, वाणी करनी है, कंसल्टेंसी करनी है, पैसा चाहिए तो आप ये पहन लीजिए। अगर आपको टीचिंग करनी है, गुरु बनना है तो आप पुखराज पहन लीजिए। तो सारी कॉमन रेमेडीज सबको सूट नहीं कर सकती। अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली को ढंग से एनालिसिस करके उसको रेमेडी दे तो उसको रेमेडी फ़ायदा 100% करेगा। सिंपल सा लॉजिक है मैम। अगर आपका कोई ग्रह पॉजिटिव है तो हम उसको पावर देंगे। पावर कैसे देंगे? हम उसके रिंग स्टोन पहन लेंगे, उसका रुद्राक्ष पहन लेंगे, उसके कलर को यूज़ कर लेंगे। और अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो हम उसका दान कर लेंगे। उसी ग्रह का हम दान करेंगे, जल प्रवाह कर देंगे, मंदिर में दान करेंगे, उसके मंत्र बोलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, सारी रेमेडीज़ को मिक्स कर देते हैं। ऐसे नहीं हमको करना चाहिए। हमको बेसिकली जो हमारा पावरफुल और पॉजिटिव ग्रह है उसको हम पावर देंगे, और जो हमारा नेगेटिव ग्रह है हम उसका दान करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई नेगेटिव है तो आप उसी का जेमस्टोन पहन लो ताकि वो पावर आ जाए उसमें? कैसे होगा मैम? अगर मैं आपको पसंद नहीं करता या कोई इंसान किसी को पसंद नहीं करता तो वो नहीं करेगा ना। मतलब हमारा ग्रह, हम जब हम बर्थ लेते हैं ना मैम, तो हमारी कुंडली की फ़ोटो खिंच जाती है। जी। तो अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके। तो हम उसका जेमस्टोन नहीं पहन सकते, हम उसका खाली दान कर सकते हैं, उसके मंत्र बोल सकते हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ, कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर वास्तु कंसल्टेंट के पास तभी आता है जब वो परेशान हो, तो ऐसा क्यों है?
क्या इन चीज़ों को यूज़ करके, इन साइंसेस को यूज़ करके कोई इंसान पहले अपनी लाइफ के गाइडेंस नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है मैम, और लेना भी चाहिए। लोगों को अगर ये अवेयरनेस आ जाए कि ये ऑकुल्ट साइंस एक अंधविश्वास नहीं है, लेकिन एक साइंस है जिसको हम आपकी आगे लाइफ को प्रिडिक्ट करके आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। अगर ये ट्रस्ट हम एस्ट्रोलॉजर्स, सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलके अगर हम कॉमन लोगों को डाल दें, तो लोग कॉमनली हमारे पास आना भी शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। हमारा एज इन कि जितना मैं देखता हूँ लोगों को, जो लोग डरा रहे हैं, तो लोग फिर डर के ही आते हैं, वो खुशी खुशी आना ही नहीं चाहते। वो जब तक अवॉइड करते हैं जब तक उनके साथ बहुत बुरा ना हो जाए। एक फेयर मॉन्गर का एटमोसफियर क्रिएट कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता। आप आइए किसी भी एस्ट्रोलॉजर, अगर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है उसके पास जाइए, अपनी लाइफ के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछिए, शुरुआत से पूछिए ना। मतलब जैसे 10th में बच्चा है तो अब कौन सी स्ट्रीम लेगा, 11th-12th में कौन सी लेगा, फिर जॉब कहाँ करेगा, कौन सी कंपनी में करेगा, बाहर जाएगा, यहाँ करेगा। कितने हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस हैं, उसमें कम से कम पहले अपना ट्रस्ट बनाना शुरू करिए। तो हमको ना डराना नहीं चाहिए लोगों को। और आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स की भरमार है। हर दूसरा इंसान कोई रेमेडी, कोई कुछ, कोई जेमस्टोन, कोई क्रिस्टल दे रहा है। तो आप उसके पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर उसको ढंग से यूज़ कराए तो सब कुछ ठीक है। जेमस्टोन्स अगर आपको फ़ायदा दे रहे हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह पॉजिटिव है, मैं पावरफुल की बात नहीं कर रहा, लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावरफुल है या नहीं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उसका आप रिंगस्टोन पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसका पत्थर है, जैसे बुध का पन्ना है, जुपिटर का पुखराज है, अगर आपकी पॉजिटिव है आप पहनिए उसको। वैसे ही अगर आपको क्रिस्टल सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली वैसे तो क्रिस्टल सबस्टोन्स होते हैं और उसका हमारे पास कोई वो नहीं होता कि वो कितने ओरिजिनल हैं और कितने नहीं है। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करते हैं तो ज़रूर करिए, रेमेडीज़ करिए। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज़ ज़्यादा काम करते हैं, जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, मंत्र, दान, पूजा पाठ। तो सर, अंत में मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा कि आप अपनी ऑडियंस को, जो काफ़ी ज़्यादा भटक चुके हैं, काफ़ी जगह धक्के खा चुके हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट की सबकी रेमेडीज़ कर चुके हैं, आप उन्हें क्या एक सिंपल रेमेडी या कोई सिंपल एडवाइस देंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई और अच्छा कर सकें, अबंडेंस ला सकें घर में? एज सच तो कोई एडवाइस मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर उनको एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस चाहिए तो मैं ये इतना ही बोल सकता हूँ कि उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको डराता नहीं हो, जो आपको कंफर्टेबल फील कराए। आप जब उसके ऑफिस में जा रहे हो और उससे आप 10-15 मिनट बात कर रहे हो तो आपको डरा के एक माहौल नहीं क्रिएट कर रहा कि आपको वो इतना डरा दे कि आप उसके से सारा सामान खरीद लो, उससे सारी पूजा पाठ बुक करा दो, सब कुछ करा दो। आपको उससे फिर दूर रहना चाहिए। एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपका विश्वास जीतता है, और उसको पहले तो कुछ पास्ट इवेंट्स आपके बारे में बताने होंगे ना, जो आपके साथ हुए हैं, जब भी तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, आपके नेचर के बारे में बताएगा, कुछ आपके पास्ट के बारे में बताएगा। ट्रस्ट, पहले किसी को ट्रस्ट करिए। अंधाधुन किसी के पास मत जाइए, किसी को बाहर मतलब सोशल मीडिया में किसी को देख के मत जाइए। किसी को पहले ट्रस्ट करिए, उसके बाद उस पर विश्वास करके और फिर अपनी लाइफ को उसके हिसाब से लेके चलिए आगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे ऑडियंस के और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम और इन डेप्थ में आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारी लाइफ, हमारी ऑडियंसेस की लाइफ भी और अबंडेंस रहे, प्रॉस्पेरिटी आए और उनकी लाइफ भी बहुत एक सूदिंग रहे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और ऐसे ही दोबारा मिलते रहेंगे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।